हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूटी विद डॉटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके यूनिट 3 के सिलेबस वाइज क्वेश्चंस पेपर को। तो इसमें मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाया है कि कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं करके। तो ये आपके एएनएम और एमपीडब्ल्यू के लिए है यूनिट 3 का क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को, कल मैंने हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का क्वेश्चन बनाया था, मैंने 75 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। मैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन और लेके आऊँगी वीडियो। तो अभी हम जो यूनिट 3 का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 में प्राइमरी हेल्थ केयर एंड हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, तो नंबर 1 देखते हैं। हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 एडी का नारा किसने दिया था? तो हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 एडी का नारा दिया था डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ ने 1978 में एल्मा एटा सम्मेलन में ये लक्ष्य रखा था कि हर व्यक्ति को साल 2000 आते तक हर व्यक्ति को एक ऐसा स्वास्थ्य स्तर मिले जिससे वो अपना सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्पाद जीवन जी सके। क्लियर है? तो हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 एडी का नारा किसने दिया था? मतलब कि हेल्थ पर सबका अधिकार है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो ये नारा किसने दिया था? इसका आंसर आएगा डब्ल्यूएचओ ने 1968 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। प्राइमरी हेल्थ केयर की घोषणा कहाँ हुई थी? तो प्राइमरी हेल्थ केयर की घोषणा हुई थी एल्मा एटा में। ठीक है, एल्मा एटा कॉन्फ्रेंस में पहली बार प्राइमरी हेल्थ केयर की परिभाषा दी गई थी। इसमें ये बताया गया कि प्राइमरी हेल्थ केयर जनता को उनके स्वास्थ्य की मूलभूत सेवाएं देता है और उचित लागत पर उपलब्ध कराता है। क्लियर है? तो प्राइमरी हेल्थ केयर की घोषणा कहाँ हुई थी? तो प्राइमरी हेल्थ केयर की घोषणा हुई थी एल्मा एटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एल्मा एटा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो एल्मा एटा का सम्मेलन आयोजित हुआ था 1978 में। 6 से लेके 12 सितंबर 1978 को एल्मा एटा में डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ द्वारा आयोजित यह ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसमें 334 देशों ने भाग लिया था। यही पर पहली बार प्राइमरी हेल्थ केयर मत को हेल्थ फॉर ऑल का माध्यम बताया गया था। क्लियर है? तो एल्मा एटा का सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो एल्मा एटा का सम्मेलन आयोजित हुआ था 6 से लेके 12 सितंबर तक सन 1978 में। ठीक है, एल्मा एटा में डब्ल्यूएचओ यूनिसेफ द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, इसको किसने आयोजित किया था? तो इसको आयोजित किया था डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ द्वारा आयोजित किया गया था। आयोजित एक ऐतिहासिक इसे सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसमें 134 देशों ने भाग लिया था और यहीं पे प्राइमरी हेल्थ केयर को हेल्थ फॉर ऑल का माध्यम बताया था, मतलब कि हेल्थ पर सबका अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्राइमरी हेल्थ केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राइमरी हेल्थ केयर का मुख्य उद्देश्य है हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, पीएचसी का लक्ष्य केवल बीमारियों का इलाज नहीं है, बल्कि रोगों की रोकथाम करना, स्वास्थ्य संवर्धन करना और सबके लिए समान स्वास्थ्य सेवाएं देना। मतलब मैंने बताया ना, स्वास्थ्य पर सबका अधिकार है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। ठीक है, इसका मकसद ये है कि हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचे, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। क्लियर है? तो प्राइमरी हेल्थ केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर का मुख्य उद्देश्य आंसर नंबर बी, हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्राइमरी हेल्थ केयर का आधार कौन है? तो प्राइमरी हेल्थ केयर का आधार कौन सा है? तो प्राइमरी हेल्थ केयर का आधार है आंसर नंबर ए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो पीएचसी तभी सफल हो सकता है जब समुदाय स्वयं अपने स्वास्थ्य कार्यों में भाग ले, जैसे कि गांव की स्वास्थ्य समिति, आशा कार्यकर्ता, पंचायत आदि। ठीक है, इस कंसेप्ट के अनुसार हेल्थ इज नॉट ओनली अ डॉक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सिर्फ डॉक्टर ही बीमारी के इलाज करेगा ऐसा नहीं है। आज डॉक्टर कहते हैं आशा भी अपना रोल करेगी, है ना, गांव की समिति भी अपना रोल करेगी। तो पीएचसी क्या आता है? जो प्राइमरी हेल्थ केयर का कौन सा आधार है? तो प्राइमरी हेल्थ केयर का आधार बिंदु है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्राइमरी हेल्थ केयर के मुख्य 4 स्तंभ कौन है? तो प्राइमरी हेल्थ केयर के मुख्य 4 स्तंभ है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटेलेक्चुअल कोऑर्डिनेशन, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और सपोर्टिव रेफरल सिस्टम। ठीक है, मतलब कि जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब होता है जन सहभागिता। ठीक है, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है अंतर विभागीय समन्वय, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, है ना, स्वास्थ्य विभाग का मिलकर काम करना। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मतलब उपयुक्त तकनीकी, जैसे कि ओआरएस, हैंडपंप, मशीनरी जैसी सस्ती लेकिन प्रभावी तकनीकें। ठीक है, और सपोर्टिव रेफरल सिस्टम मतलब कि सहायक रेफरल व्यवस्था, जैसे कि सब सेंटर से पीएचसी जाता है, पीएचसी से सीएचसी जाना है, सीएचसी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये एक उचित रेफरल चेन होता है। ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर के मुख्य 4 स्तंभ कौन कौन से? तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और सपोर्टिव रेफरल सिस्टम।
क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थापना हुई थी 1952 में। ठीक है, भारत में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ पीएचसी की शुरुआत हुई थी। उद्देश्य था कि गाँव में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। एक पीएचसी का द्वारा सब सेंटर की देखरेख करना और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करना होता है। तो प्राइमरी सेंटर की स्थापना कब हुई थी? तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थापना हुई थी 1952 को। एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीएचसी कितनी जनसंख्या स्थापित किया जाता है? तो एक पीएचसी जो होता है कितनी जनसंख्या में स्थापित किया जाता है? तो एक पीएचसी को लगा जो प्लेन एरिया होता है वो 25 से 30,000 पॉपुलेशन को कवर करता है, और जो पहाड़ी एरिया होता है वो 20,000 से 25,000 जनसंख्या के लिए कवर किया जाता है। ठीक है, मतलब पीएचसी में आमतौर पर एक मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, हेल्थ वर्कर और फार्मासिस्ट आदि होते हैं। ठीक है, तो एक जो पीएचसी होता है ना वो प्लेन एरिया में 25,000 से लेके 30,000 पॉपुलेशन को कवर करता है, और पहाड़ी जनजातीय क्षेत्र में वो 20,000 से लेके 25,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। क्लियर है। तो पीएचसी कितनी जनसंख्या में स्थापित होता है? तो पीएचसी जो होता है वो 25 से 30,000 जो होता है वो प्लेन एरिया में होगा, और पहाड़ी क्षेत्र में 20,000 से 25,000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एक सब सेंटर कितनी जनसंख्या को कवर करता है? तो एक सब सेंटर प्लेन एरिया में 5,000 जनसंख्या को कवर करता है, और पहाड़ी क्षेत्रों में 3,000 जनसंख्या को कवर करता है। सब सेंटर जो सब सेंटर होता है वो स्वास्थ्य व्यवस्था का पहला संपर्क बिंदु होता है, मतलब कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट। ठीक है, होता है जहाँ एएनएम और एमपीडब्ल्यू क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यहाँ पे टीकाकरण होता है, प्रसव पूर्व देखभाल होता है, परिवार नियोजन के और स्वच्छता आदि कार्य किए जाते हैं। क्लियर है। तो एक सब सेंटर कितनी जनसंख्या को कवर करता है? तो एक सब सेंटर प्लेन एरिया में 5,000 पॉपुलेशन कवर करता है, हिली एंड ट्राइबल एरिया में 3,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्राइमरी हेल्थ केयर में कितने एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं? तो प्राइमरी हेल्थ केयर में टोटल 8 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पीएचसी होते हैं। ठीक है, मतलब कि 8 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं पीएचसी में। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में कितने एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं? तो प्राइमरी हेल्थ केयर में 8 एसेंशियल, मतलब कि 8 मुख्य विशेषताएं शामिल होती हैं। ठीक है, 8 कौन कौन सी मुख्य विशेषता शामिल होती हैं? तो पहला होता है हेल्थ एजुकेशन देना, प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रमोट करना फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन का प्रमोशन करना। ठीक है, एडुकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, मतलब कि पानी एडुकेट सप्लाई, अच्छे से पानी सप्लाई हो रहा नहीं है, सेफ वाटर सप्लाई हो रहा नहीं, सैनिटेशन का देखना। ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, है ना, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शन डिजीज, प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग। यानी पीएचसी का उद्देश्य सिर्फ इलाज नहीं बल्कि रोकथाम, शिक्षा, पोषण और स्वच्छता के माध्यम में संपूर्ण स्वास्थ्य है। ठीक है, क्लियर है ना। तो कौन से 8 एसेंशियल शामिल है, मतलब कौन से 8 विशेषताएं होनी चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर में? प्राइमरी हेल्थ केयर में 8 विशेषताएं होनी चाहिए। फिर से रिपीट करते हैं। पहला होता है हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन देना है। प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें क्या करना है, न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना, मतलब पोषण पे भी ध्यान देना है, उसके प्रमोशन करना है, इसके फूड सप्लाई को, और प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है। थर्ड है एडुकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। ठीक है, वो अच्छे से मतलब उसके प्रॉपर तरीके से सेफ वाटर सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो एडुकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर, बेसिक सैनिटेशन। फोर्थ है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पे ध्यान देना, जिसमें इंक्लूडिंग होगा फैमिली प्लानिंग, है ना। फिफ्थ होगा इम्यूनाइज करना है अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शन डिजीज से, इम्यूनाइजेशन करना है इसको। ठीक है, प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल लोकली एंडेमिक डिजीज। ठीक है, तो कैसे प्रिवेंट करेंगे, घर जाके सर्वे करेंगे, बीमारियों को जांच करेंगे, तो इसे कहेंगे, इससे क्या प्रिवेंटेशन होगा, प्रिवेंटेशन करेंगे और कंट्रोल करेंगे लोकली एंडेमिक डिजीज का। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 7th क्या आएगा, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज इंजुरी। ठीक है, जो डिजीज है उसको क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करेंगे, इंजुरी का ट्रीटमेंट करेंगे। तो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज ऑफ एन इंजुरी। ठीक है, 8 क्या करेंगे, 8 है प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग, इसको क्या करेंगे, ड्रग प्रोवाइड करेंगे, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग। तो ये है हमारे 8 मुख्य विशेषताएं होती है एक पीएचसी की। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रोग्राम नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? तो वैक्सीन है वो लॉन्च हुआ था 16 जनवरी 2021 में वैक्सीन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, कोविड-19 का कारण का कौन सा वायरस है? तो कोविड-19 का वायरस कौन सा है? तो इसका कौन से वायरस कॉज किया था कोविड-19? SARS-CoV-2। ठीक है, कोविड-19 का कारण का जो वायरस था, वायरस कौन सा था? SARS-CoV-2 इसका वायरस का नाम था।
कोविड जो 19 था कैसे फैलता है, तो कोविड-19 जो होता है वो एयर और ड्रॉपलेट से फैला था। ठीक है, भारत में कोविड-19 वैक्सीन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो भारत में कोविड-19 जो वैक्सीन कार्यक्रम को शुरू किया गया था 16 जनवरी 2021 में वैक्सीन को शुरू किया गया था। क्लियर, याद रखना, 16 जनवरी 2021 में। इसका वायरस का नाम क्या है, SARS कोविड-2 इसका वायरस है। इसके जरा क्या है, तो कोरोना वायरस फैलता है। ठीक है, कब वैक्सीन लॉन्च हुआ था, तो 16 जनवरी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्चेड 2003। ठीक है, इसका गोल क्या था, एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया बाय 2030। ठीक है, मतलब मलेरिया को खत्म करना है 2030 तक, मलेरिया को खत्म करने इसका लक्ष्य है। ठीक है, मतलब मलेरिया किससे फैलता है, तो मलेरिया फैलता है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो से मलेरिया फैलता है। भारत में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ, तो भारत में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम शुरू हुआ 1953 को। ठीक है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ, तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम हुआ 2003 में। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को शुरू किया गया। और नेशनल एलिमिनेट लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, भारत लक्ष्य है कि मलेरिया को एलिमिनेट करना, मतलब कि मलेरिया को ख़त्म करना है 2030 तक। ठीक है, मलेरिया को 2030 तक ख़त्म करना है। ठीक है, ये इसका गोल है। नहीं, और मलेरिया किससे फैलता है, तो मलेरिया फैलता है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो से। भारत में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया गया, तो भारत में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को शुरू किया गया 1953 में। ठीक है, और नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, तो नेशनल वेक्टर डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम शुरू हुआ था 2003 में। याद रख लीजिएगा, ये प्रोग्राम आप लोग के एग्जाम में आएंगे ही। ठीक है, इसलिए प्रोग्राम को अच्छे से पढ़िए इसको, क्योंकि मैंने इसका एक लॉन्ग वीडियो बनाया है नेशनल प्रोग्राम का, तो आप इसमें जाके देख सकते हो। मैंने सारे प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम है, दोनों वीडियो में पूरे प्रोग्राम्स को ऐड किया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम्स ना आप लोग तो अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रोग्राम आप लोग में आ ही सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, कब लॉन्च हुआ था, इसको लॉन्च किया गया था 2006 में। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस यानी कि ब्रेन में एक खतरनाक वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, जो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है। मतलब कि जो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है एक वायरस डिजीज है। ठीक है, जो किसको प्रभावित करती है, हमारे ब्रेन को प्रभावित करती है। ये जो बीमारी होती है मच्छर के काटने से फैलती है। खासकर कौन से मच्छर का वाहक होता है, तो खासकर ये कुलक्स मच्छर के काटने से फैलती है। ठीक है, इसका नाम जैपनीज इसलिए पड़ा क्योंकि ये सबसे पहले बीमारी जापान में पहचानी गई थी। ठीक है, जो जापानी सबसे पहले जापान में मिली थी, लेकिन अब ये भारत, नेपाल, बांग्लादेश सारे देश में फैली गई है। ठीक है, तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को होता है, तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो फैलवीवायरस फैमिली से संबंधित होता है। ठीक है, इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, तो इसका कॉजेटिव एजेंट है फैलवीवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, यह संक्रमण कहाँ से आता है, अब इसका रिसीवर कौन है। ठीक है, इसका होस्ट कौन है, इसका रिसीवर कौन है, तो वायरस का जो रिसीवर है, मतलब ये जो वायरस का रिसीवर कौन सा कहलाता है, पिग। ठीक है, पिग। तो जो ये जानवर होते हैं ना, खुद बीमारी नहीं पड़ते, कोई जो जानवर होते हैं वो खुद बीमार नहीं पड़ते, लेकिन इसमें इनसे जो वायरस लंबे समय तक रहता है। ठीक है, ये जो मैं बताया था रिसीवर में क्या आता है, रिसीवर क्या कहलाएगा, रिसीवर खुद बीमार नहीं पड़ेगा, पर उसके अंदर वायरस लंबे समय तक रहेंगे। ठीक है, अब वो लंबे समय तक इसके अंदर वायरस है, तो मच्छर जब उसको काटेगा, ठीक है, तो उस मच्छर के अंदर क्या है, उसके वायरस आ जाएंगे। ठीक है, मच्छर के अंदर चला जाता है, फिर वही मच्छर जब इंसान को काटता है तो वो इंसान को बीमारी फैलाता है। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल कुलस मॉस्किटो। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन क्या कहलाएगा, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, जो इंसान से इंसान में ये बीमारी नहीं, पर ये जो होती है, जो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस होती है, वो इंसान से इंसान में नहीं फैलती, ये एक वेक्टर बॉर्न डिसीज होती है। क्लियर है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 5 से 15 दिन लगते हैं इंक्यूबेशन पीरियड में, मतलब काटने के 5 से 15 दिन बाद उसको सिम्टम दिखाई देते हैं। क्लियर है, तो इसको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी जैसी समस्या आ सकती है। क्वेश्चन है, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ था। मैंने इसको पहले बता चुका है, इसलिए आप इसका आंसर मुझे जरूर देना कि नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। WHO के अनुसार हेल्थ की परिभाषा क्या है तो WHO के अनुसार हेल्थ की परिभाषा है, हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक, यानी कि WHO कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति वह नहीं जो केवल बीमार न हो, बल्कि जिसका शरीर, मन और समाज के प्रति संबंध
तीनों संतुलित हो और खुशहाल हो। ठीक है, ये क्या है, WHO की परिभाषा है। ठीक है, मतलब कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज। क्लियर है? तो WHO की परिभाषा क्या आएगा? WHO हेल्थ की परिभाषा कंप्लीट फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। आंसर नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला अजार एलिमिनेशन प्रोग्राम। काला अजार एलिमिनेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1990 में। किसके अंडर लॉन्च किया गया था? नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? तो काला अजार का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है लिस्मेनिया डोनोवानी। ठीक है, ये एक प्रोटोजोअल डिजीज है जो लिस्मेनिया डोनोवानी नामक परजीवी से होता है। ठीक है, ये मनुष्य के लीवर को, स्प्लीन को और बोन मैरो क्या करता है? अफेक्ट करता है। क्लियर है? तो लार्ज जो काला अजार का कैरियर या वेक्टर कौन सा होता है? तो काला अजार का कैरियर होता है सैंड फ्लाई। ठीक है, जो काला अजार होता है ना, वो फीमेल सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है, मतलब कि फीमेल सैंड फ्लाई के बाइट करने से फैलता है। यह संक्रमित व्यक्ति के रक्त से लिस्मेनिया डोनोवानी लेकर दूसरे व्यक्ति को क्या करता है? वो संक्रमित करती है। ठीक है, तो जिसका जो होस्ट रहेगा, होस्ट कौन सा रहेगा? होस्ट इसका ह्यूमन रहेगा। वेक्टर कौन सा रहेगा? तो वेक्टर है इसका फीमेल सैंड फ्लाई। याद रखना, इसका होस्ट, काला अजार का होस्ट कौन है? तो काला अजार का होस्ट रहेगा ह्यूमन। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करती है। उसका वेक्टर कौन सा रहेगा? तो इसका वेक्टर रहेगा फीमेल सैंड फ्लाई। ठीक है, काला अजार एलिमिनेशन प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था? तो काला अजार एलिमिनेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1990 में। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? लिस्मेनिया डोनोवानी। ठीक है, इसका कैरियर कौन सा है? तो कैरियर है सैंड फ्लाई और उसका होस्ट है ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड में सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर कौन सा है जो फैमिली वेलफेयर प्लानिंग में मदद करता है? तो फैमिली वेलफेयर प्लानिंग में मदद करता है, इसका आंसर आएगा आंसर नंबर सी, एलिजिबल कपल रजिस्टर। ठीक है, एलिजिबल कपल रजिस्टर में वे दंपति आते हैं जिनकी पत्नी की उम्र 15 से 45 वर्ष के बीच होती है और वे बच्चा पैदा करने के लिए सक्षम, मतलब कि फर्टाइल होते हैं। ठीक है, एलिजिबल कपल रजिस्टर में इन दंपतियों की जानकारी दर्ज की जाती है, जैसे कि उसके नाम, उसकी उम्र, बच्चों की संख्या, उपयोग की जा रही परिवहन नियोजन की विधि। ठीक है, इसका उपयोग होता है। तो फैमिली प्लानिंग सर्विस की योजना बनाने में, ठीक है, ये सब कंट्रासेप्टिव नहीं ले रहे हैं पहचानने में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम को इवैल्यूएशन करने में, इसलिए यह रजिस्टर फैमिली वेलफेयर प्लानिंग का सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर माना जाता है। क्लियर है? तो फैमिली हेल्थ रिकॉर्डर में सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर कौन सा है जो फैमिली वेलफेयर प्लानिंग मदद करता है? तो इसका आंसर आएगा एलिजिबल कपल रजिस्टर। ठीक है, एलिजिबल कपल रजिस्टर में कौन कौन कितने लोग, कौन महिलाएं आती है? तो एलिजिबल कपल रजिस्टर में वो महिलाएं आती है, मतलब कि 15 से 45 साल की उम्र, जो फर्टिलाइज करने के, मतलब कि जो प्रजनन करने की के अंदर सक्षम होती है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फैमिली हेल्थ सर्वे किस उद्देश्य से किया जाता है? तो फैमिली हेल्थ सर्वे किस उद्देश्य से किया जाता है? तो फैमिली हेल्थ सर्वे किया जाता है स्वास्थ्य स्थिति जानने के लिए। ठीक है, जैसे घर घर जाके क्या बोलते हैं सर्वे किया जाता है, तो क्यों करते हैं? ताकि उसके स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाया जाए, मतलब कि स्वास्थ्य स्थिति जानने के लिए फैमिली हेल्थ सर्वे किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एक एएनएम ने गांव में सर्वे किया और पाया कि 12% महिलाएं एनीमिक है। ये किस प्रकार का इंडिकेटर है? तो ये किस प्रकार का इंडिकेटर कहलाएगा? इसका आंसर आएगा आउटकम इंडिकेटर। ठीक है, मतलब कि आउटकम इंडिकेटर मतलब ये होता है जब स्वास्थ्य कार्यक्रमों या सेवाओं के परिणाम स्वरूप जो प्राप्त वास्तविक जो स्थिति पता चलती है उसे क्या बोलते हैं? आउटकम इंडिकेटर कहलाता है। जैसे कि एमएमआर के जब हम लोग सर्वे करेंगे, है ना, मतलब कि जब कार्यक्रमों के मतलब जब पता करेंगे तो इसके एमएमआर की कितना रेट है ना, आईएमआर कितना रेट है, एनीमिया की दर कितनी है, ये सभी हेल्थ आउटकम को दर्शाता है, यानी कि जो समुदाय की वास्तविक स्थिति क्या है ये आउटकम दर्शाता है। ठीक है, क्लियर है ना? तो एएनएम ने गांव में सर्वे किया और पाए कि 12% महिलाएं एनीमिक है, तो किस प्रकार का इंडिकेटर कहलाएगा? उसको जो एग्जैक्ट डाटा पता चला, मतलब कि जो आउटकम निकला तो क्या कहलाएगा? आउटकम इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हेल्दी कम्युनिटी लीड टू हेल्दी नेशन किस कथन सिद्धांत को दर्शाता है? तो हेल्दी कम्युनिटी लीड टू हेल्दी नेशन इस कथन को सिद्धांत को दर्शाएगा, तो इसका आंसर आएगा आंसर भी कम्युनिटी अप्रोचेस। यदि हर समुदाय, मतलब कि विलेज, ब्लॉक, वार्ड स्वस्थ है तो पूरा देश स्वतः स्वस्थ बन जाता है। अगर हमारा विलेज, हमारा ब्लॉक, हमारा वार्ड ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा देश कैसे स्वस्थ रहेगा? इसलिए अगर हमारा देश, हमारा ब्लॉक, वार्ड स्वस्थ है तो हमारा देश भी स्वस्थ बनेगा। ठीक है, यानी ध्यान केवल इंडिविजुअल हेल्थ पर नहीं बल्कि कम्युनिटी हेल्थ पर दिया जाता है।
जिसमें जन सहभागिता, सामूहिक प्रयास और सामाजिक जागरूकता शामिल होते हैं। क्लियर है? तो हेल्दी कम्युनिटी लीड टू हेल्दी नेशन किस कथन से सिद्धांत पर दर्शाता है? तो हेल्दी कम्युनिटी लीड टू हेल्दी नेशन कम्युनिटी अप्रोचेस के सिद्धांत को दर्शाता है। आंसर नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी परिवार में कम्युनिकेबल डिजीज का केस पाया जाए तो एएनएम की पहली कार्यवाही क्या होगी? तो जो एएनएम होगी, अगर किसी परिवार में कम्युनिकेबल डिजीज पाया जाएगा तो एएनएम क्या करेगी? सबसे पहले उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेगी, मतलब कि आंसर नंबर बी। ठीक है, यदि किसी परिवार में कम्युनिकेबल डिजीज है का केस पाया जाता है तो एएनएम की पहली कार्रवाई क्या होगी? उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ठीक है, जब किसी घर या समुदाय में कोई संक्रामक रोग जैसे कि टीबी, मीजल्स, डिप्थीरिया, कोविड-19, टाइफाइड आदि का केस मिलता है तो एएनएम क्या कहेगी? एएनएम जो रहेगी, एएनएम का पहला सबसे जरूरी कदम होगा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, यानी रोगी के संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान करना। क्लियर है? ठीक है, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या है? तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब होता है, इसका मतलब कि रोगी, मतलब कि इंडेक्स केस। ठीक है, इंडेक्स केस क्या रहेगा? जो सबसे पहले हमारे पास आया है केस। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? इंडेक्स केस कहा जाता है। वो ये इंडेक्स केस के उन सभी लोगों को ढूंढना और सीधे जो उसके सीधे संपर्क में आए हैं। क्लियर है? जैसे कि परिवार के सदस्य, पड़ोसी, स्कूल या कार्यस्थल में साथी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या आएगा? यदि किसी परिवार में कम्युनिकेबल डिजीज का पहला केस पाया जाए तो एएनएम की पहली कार्रवाई होगी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना। आंसर भी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 21 की। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम भारत में कब आरंभ हुआ? तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम भारत में आरंभ हुआ 1962 को। ठीक है, मतलब कि कब स्टार्ट हुआ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम? तो इसका आंसर आएगा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च हुआ 1962 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की मुख्य सेवाएं क्या हैं? तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम क्या क्या देता है? तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो होता है स्कूल में हेल्थ चेकअप करता है ना, इम्यूनाइजेशन करता है, हेल्थ एजुकेशन देता है। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की मुख्य सेवाएं क्या क्या हैं? तो हेल्थ चेकअप, इम्यूनाइजेशन और हेल्थ एजुकेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो भारत में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू हुआ 1952 को। ये सारे प्रोग्राम्स आप लोग के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस प्रोग्राम के ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आएंगे ही। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप लोग देख लीजिए। तो भारत का फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो भारत में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू हुआ 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, JSY और JSSKY में क्या अंतर है? ठीक है, तो JSY और JSKY में क्या अंतर है? जो JSY होता है वो कैश इंसेंटिव होता है और JSSK जो होता है वो फ्री सर्विस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यदि कोई महिला अस्पताल में डिलीवरी करवाती है तो उसे JSY के अंतर्गत 1400 रुपये दिया जाता है, मतलब कि कैश इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, और वही उसी महिला और बच्चे को JSSK के अंतर्गत मुफ्त में दवा मिलती है ना, टेस्ट, जैसे कोई भी जो टेस्ट वगैरह कराते हैं, एच वगैरह, है ना, तो आहार मिलता है, तो पोषण मिलता है और ट्रांसपोर्ट सुविधा, मतलब कि 102 108 की सुविधाएं मिलती है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? JSY मतलब कि कैश सेंटर जिसमें 1400 रुपये दिया जाता है, और JSSK मतलब कि जिसमें मुफ्त दवा, है ना, टेस्ट होता है, पोषण देते हैं, मतलब कि फूड दिया जाता है और 102 की सेवाएं दी जाती हैं। क्लियर है? तो JSY और JSKY में अंतर समझ आ गया आप लोग को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कम्युनिटी डायग्नोसिस करते समय डिजीज पैटर्न जानने के लिए कौन सी टेक्निक उपयोगी है? तो कम्युनिटी डायग्नोसिस करते समय डिजीज पैटर्न को जानने के लिए आंसर नंबर ऑल द अबव, मतलब कि स्पॉट मैप, है ना, पाई चार्ट और बार ग्राफ। ठीक है, कम्युनिटी डायग्नोसिस मतलब होता है किसी समुदाय, विलेज, ब्लॉक, सिटी की स्वास्थ्य स्थिति का असेसमेंट करना। क्या कहलाता है? कम्युनिटी डायग्नोसिस। ठीक है, इसमें ये देखा जाता है कि समुदाय में कौन से रोग जोखिम के हैं, ठीक है, हाई रिस्क है, या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। क्लियर है? तो डिजीज पैटर्न समझने के लिए हमें विजुअल टेक्निक फॉलो करनी पड़ती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? स्पॉट मैप, मतलब कि स्थानीय मानचित्र, इसका उपयोग किसी रोग के भौगोलिक विवरण, मतलब कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर किसी गांव या शहर में डेंगू या मलेरिया केस कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, यह स्पॉट मैप तुरंत दिखा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे कि इसमें है पाई चार्ट। ठीक है भाई, ये पाई चार्ट, तो पाई चार्ट मतलब कि क्या होता है? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। पाई चार्ट का यूज़ कहाँ होता है? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि अगर किसी समुदाय में रोगों का प्रतिशत विवरण 40% एनीमिया है, 30% डायरिया है, ठीक है, और 20% अगर माल न्यूट्रिशन है। क्लियर है? और बार ग्राफ मतलब कि जैसे कि इसका उपयोग विभिन्न बीमारी है, जैसे कि आयु समूह के लिए किया जाता है, जैसे कि 0 से 5 साल के बच्चे हो गए, है ना, 6 से 14 साल के बच्चे हो गए, 15 से 45 वर्ष के समूह का। ठीक है, इसे मलेरिया की दर वगैरह देखते हैं। क्लियर है ना? तो इसमें जो क्या बोल रहा है कि
कम्युनिटी डायग्नोसिस करते समय डिजीज पैटर्न जानने के लिए कौन कौन सी टेक्निक उपयोग होती है? तो स्पॉट मैप, पाई चार्ट और बार ग्राफ। क्लियर है, ये तीनों उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 26, भारत का पहला नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कौन सा था? तो भारत का पहला नेशनल प्रोग्राम था मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो था भारत का नेशनल हेल्थ प्रोग्राम था, मतलब कि पहला नेशनल प्रोग्राम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू किया गया? तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया 1985 को। 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, RNTCP का फुल फॉर्म क्या है? RNTCP का फुल फॉर्म है रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तो RNTCP का फुल फॉर्म क्या है? RNTP से फुल फॉर्म है रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, NACP का फुल फॉर्म क्या है? तो NACP का फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म क्या है? NACP का नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, NLEP का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल लेप्रेसी एडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, NLEP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लेप्रेसी एडिकेशन प्रोग्राम। आंसर नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में टीबी नियंत्रण हेतु प्रारंभिक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो भारत में टीबी नियंत्रण हेतु प्रारंभिक कार्यक्रम को शुरू किया गया 1962 में। ठीक है, इसमें नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1962 में। तो भारत में टीबी नियंत्रण हेतु प्रारंभिक कार्यक्रम जो शुरू किया गया था, कब किया गया था? 1962 को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, NRHM का फुल फॉर्म क्या है? तो NRHM का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, NRHM कब शुरू हुआ? तो NRHM को शुरू किया गया 2005 में। ठीक है, NRHM मतलब कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को कब शुरू किया गया? 2005 में इसको लॉन्च किया गया, शुरू किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, RMNCH मतलब प्लस ए का अर्थ क्या है? RMNCH प्लस ए का अर्थ है, आंसर नंबर ए, मतलब कि रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। ठीक है, RMNCH में ए का क्या अर्थ है? ए प्लस ए का क्या अर्थ है? तो रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, जननी सुरक्षा योजना किसके अंतर्गत आती है? तो जननी सुरक्षा NRHM के अंतर्गत आती है, मतलब कि आंसर नंबर बी। ठीक है, तो जननी सुरक्षा योजना लॉन्च हुआ था 12 अप्रैल 2005 में। ठीक है, किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किसके अंडर पे? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में इसको लॉन्च किया गया था, जननी सुरक्षा योजना को। क्लियर है, ताकि गर्भवती महिलाओं को संस्थागत मतलब कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जाए और मातृ मृत्यु और शिशु मतलब कि इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण अभियान किससे संबंधित है? तो पोषण अभियान संबंधित है माल न्यूट्रिशन से। ठीक है, पोषण अभियान का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पोषण का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब कि प्रधानमंत्री पोषण अभियान। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य मतलब कि मेन ऑब्जेक्टिव है भारत से कुपोषण, ठीक है, और वास्टिंग एनीमिया को कम करना। ठीक है, तो यह जो कार्यक्रम है कब लॉन्च किया गया? तो इस कार्यक्रम को, पोषण अभियान को 8 मार्च 2018 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। पोषण अभियान को 8 मार्च 2018 मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, नेशनल डी वार्मिंग डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल डी वार्मिंग डे मनाया जाता है 10 फरवरी को। ठीक है, नेशनल डी वार्मिंग डे हर साल 10 फरवरी को पूरे भारत में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि 1 से लेकर 19 वर्ष के बच्चों और किशोरों को आंतों में पाए जाने वाला जो इंटेस्टाइन वॉर्म होता है ना, उसे मुक्त करना। क्लियर है। तो नेक्स्ट नेशनल डिवॉर्मिंग डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया जाता है 10 फरवरी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य है इम्यूनाइजेशन कवरेज 100%। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को,
याद रखना क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी। तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने की थी। इसका उद्देश्य ये था कि भारत के हर बच्चे और हर गर्भवती महिलाओं को आवश्यक टीकाकरण मतलब इम्यूनाइजेशन की सुविधा उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, इस सभी को इसमें क्या आती है, जो मिशन इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं ना, उसी तरह वैक्सीन 7 वैक्सीन को उसने क्या किया, जो सभी बच्चों को 7 वैक्सीन जो प्रिवेंटेबल डिजीज से क्या करता है, सुरक्षा देता है। तो 7 वैक्सीन आती है इंद्रधनुष में। ठीक है, कौन कौन से इसमें टीके शामिल होते हैं, तो पहला होता है BCG जो ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करता है, OPV जो पोलियो से प्रिवेंट करता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ठीक है, पर्ट्यूसिस जो वुफिंका से प्रिवेंट करता है, नेक्स्ट है टिटनस, मीजल्स और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो 7 वैक्सीन कौन कौन सी है, BCG, OPV, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, मीजल्स और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये साथ ही HIV, जिप्नेस इंसेफ्लाइटिस, रोटावायरस और न्यूमोकोकल को क्या किया, बाद में उसे जोड़ा गया। मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य क्या है, इम्यूनाइजेशन कवरेज 100%। आंसर नंबर ए। मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ था, तो 25 दिसंबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। कायाकल्प अवार्ड किसे दिया जाता है, तो कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है स्वच्छ अस्पतालों को। ठीक है, कायाकल्प अवार्ड स्कीम की शुरुआत हुई थी 2015 में। ठीक है, किसने किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो कायाकल्प अवार्ड जो स्कीम है वो किसके दिया जाता है, तो स्वच्छ अस्पतालों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा भारत सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य ये था कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को साफ सुथरा रोगी और रोगी मित्रत्व और पर्यावरण के अनुकूल इसको बनाना था। ठीक है, तो इसका जो कायाकल्प अवार्ड किसे दिया जाता है, स्वच्छ अस्पतालों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य वर्ष कौन सा है, तो टीबी मुक्त करना था 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। वुफिंग कप का कारण क्या है, तो वुफिंग कप जो होता है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनाइजम है बॉडीटिला पर्ट्यूसिस, मतलब कि जिसके क्या बोलते हैं, बॉडीटिला पर्ट्यूसिस होता है। ठीक है, तो ये जो बॉडीटिला पर्ट्यूसिस जो बैक्टीरियम होता है उसका जो किस टाइप का होता है, ये ग्राम निगेटिव कोकोबैसिलस का होता है। ठीक है, यह एक रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट मतलब कि खांसी या छींकने से निकले कणों के माध्यम से तेजी से फैलता है। क्लियर है, तो ये सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है, तो सबसे अधिक प्रभावित होता है इसमें 6 महीने से लेके 5 साल के बच्चे। ठीक है, हम अब इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, और वो सबसे ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं जो बच्चे अनइम्यूनाइज्ड रहते हैं, मतलब कि इसे इम्यूनाइजेशन नहीं दिया जाता। जैसे कि तो इसका प्रिवेंट कैसे करेंगे, DPT का वैक्सीन लगाएंगे। जैसे पहली डोज देंगे 6 वीक में, दूसरी डोज देंगे 10 वीक में और तीसरी डोज देंगे 14 वीक में, मतलब कि DPT का टीका। ठीक है, और इसका बूस्टर डोज देंगे 16 से 24 मंथ में और फिर 5 वर्ष में। ठीक है, इसका जो बूस्टर डोज होता है वो 5 वर्ष में दिया जाता है। क्लियर है, यह टीका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत सर्विलेंस का क्या अर्थ है, तो सर्विलेंस मतलब होता है स्वास्थ्य निगरानी और डेटा संग्रह। आंसर नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो सर्विलेंस का मतलब होता है, सर्विलेंस जो होता है लैटिन वर्ड से आया था सर्वाइवल करके। ठीक है, मतलब इसका आंसर होता है टू वॉच ओवर, यानी कि निगरानी रखना, किसी रोग या स्वास्थ्य समस्याओं को लगातार निगरानी मतलब कि कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन और डेटा संग्रह मतलब कि सिस्टमिक डाटा कलेक्शन करना, ताकि समय पर रोकथाम और नियंत्रण के उपाय किए जा सके। इसे क्या बोलते हैं, सर्विलेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1962 को, इसको रिवाइज किया गया था 1997 को, इसको रिवाइज किया गया था। और नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम मतलब कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम किया गया था 2020 में। इसका गोल ये है कि टीबी को इंडिया में मतलब टीबी को क्या करना है, इंडिया से मुफ्त करना है। 2025 तक टीबी को इंडिया से मुफ्त करना है। ठीक है, मतलब कि भारत में टीबी नियंत्रण हेतु प्रारंभिक कार्यक्रम कब शुरू हो गया, तो भारत में टीबी नियंत्रण हेतु प्रारंभिक कार्यक्रम को शुरू किया गया 1962 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्रेसी नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो लेप्रेसी नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया 1955 में। ठीक है, मतलब और इसको रिवाइज कब किया गया, उसको रिवाइज किया गया 1983 में, इसको रिवाइज किया गया। और राष्ट्रीय लेप्रेसी जो कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 1955 को। ठीक है, और उसको रिवाइज किया गया 1983 को, उसको रिवाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ, तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम शुरू हुआ 1992 को, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया
किया गया। नेक्स्ट है भारत में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो भारत में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को शुरू किया गया 1953 को। ठीक है, तो भारत में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को कब शुरू किया गया? 1953 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब कि NVBDCP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया गया? तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को शुरू किया गया 2003 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? तो नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 1955 में। ठीक है, फाइलेरिया का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है क्या होता है? वर्चेनिया ब्रोंकोफ्टी होता है। ठीक है, जो फाइलेरियासिस जो होता है किससे फैलता है? तो फाइलेरियासिस जो होता है वो कुलेक्स मॉस्किटो की वजह से होता है। ठीक है, फाइलेरियासिस किससे फैलता है? कुलेक्स की वजह से फैलता है, और उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? वर्चेरिया ब्रोंकोफ्टी। ठीक है, और इसके बाद उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसमें किससे फैलता है? ये वो फैलता है कुलेक्स मॉस्किटो से। ठीक है, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब मनाया जाता है? तो नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम शुरू हुआ था 1955 को। क्लियर है? तो गाइस ये ना आपके पब्लिक हेल्थ जो आपके सिलेबस वाइज यूनिट 3 का क्वेश्चंस है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं अपने मन से नहीं, मतलब जो भी यूनिट आपके जो सिलेबस वाइज जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो टॉपिक दिए हुए हैं, मैं उन्हीं के क्वेश्चन निकाल रही हूँ। आप लोगों को लगता है कि इतने इजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे क्या? बट गाइस ये आप ही के सिलेबस के अकॉर्डिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग ये आप लोग के सिलेबस वाइज के क्वेश्चन है यूनिट 3 के। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किए और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।